EWS रैंकिंग या फिर EWS कोटा क्या होता है, ये सारी बातें समझ लीजिए। EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS इंडिया में 2019 से शुरू है। इसका इतिहास सब कुछ हम बताएंगे, पहले यह जान लीजिए कि भारत में यह ऐसी कैटेगरी है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। एक तरह की ये सब कैटेगरी है और ऐसी कैटेगरी है जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और वो भारत के किसी भी और रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। इनकम लेस देन 8 लाख, ठीक है। और न वो ऐसे लोग इसमें बिलोंग करते हैं जो ना तो एससी हैं, ना एसटी हैं, ना ओबीसी हैं, ना एमबीसी हैं। एमबीसी तमिलनाडु का एक सब कैटेगरी है रिजर्वेशन के लिए। तो इन जो सब कैटेगरीज हैं इनसे बिलोंग नहीं करते हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, फिर भी वो जो आर्थिक दशा में पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ये उनका एक तरह से सेक्शन है, ये उनका ग्रुप है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो 7 जनवरी 2019 को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 10% रिजर्वेशन जो है अप्रूवल दिया है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनमें एडमिशन के लिए। ये कैबिनेट द्वारा डिसाइड किया गया है और 50% से अधिक जो लोगों के वोट से ये प्रस्ताव पास हुआ है। 12 जनवरी 2019 में EWS रिजर्वेशन बिल आर्टिकल 15(6) और 16(6) जो कि 10% रिजर्वेशन की बात रखते हैं वो पास किया गया है, ठीक है। और ये अपर कास्ट के लिए है। अपर कास्ट का मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इस एक्ट पे जो है रामनाथ कोविंद द्वारा ये एक्ट जो है पास किया गया है। बाकी हम शर्तें बताते हैं। प्रोविज़न क्या है इसका? प्रोविज़न ये है कि जो भी ऐसे लोग जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है, ठीक उसी तरह ये आरक्षण भी दिया जाएगा। इसकी शर्तें क्या क्या हैं, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? तो कैंडिडेट्स एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 8 लाख पर एनम। आपकी जो सालाना आर्थिक आय है वह 8 लाख से कम होनी चाहिए। यही फंडा ओबीसी में एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का भी है, लेकिन फिलहाल आप ईडब्ल्यूएस का मामला समझिए। दूसरी शर्त यह है कि आपकी फैमिली के पास 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। खेती के लिए ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। थर्ड टर्म्स इज कि रेजिडेंशियल फ्लैट एरिया, मतलब आपको जो निवास स्थान है या निवास की जो आपकी ज़मीन है वो 1000 स्क्वायर फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आप यार्ड में विभाजित होता है तो 100 स्क्वायर यार्ड से आपका ज़मीन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। निवासीय ज़मीन की बात हो रही है। रेजिडेंशियल प्लॉट एरिया शुड बी बिलो 200 स्क्वायर यार्ड्स इफ़ नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी सेक्टर। अगर आप नॉन नोटिफाइड मतलब किसी भी मेट्रो सिटी में नहीं है, फिर भी आपकी जो ज़मीन है रेजिडेंशियल प्लॉट एरिया है वो 200 स्क्वायर से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप 10% रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। और फिर से एक बात की EWS रैंक क्या होती है, तो कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जैसे अब जितने रिजर्वेशन वाले होते हैं उनकी अलग से रैंक बनाई जाती है। जैसे ओबीसी जो भी कैंडिडेट्स उनके लिए ओबीसी रैंक, एससी रैंक शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए मतलब जनजातियों के लिए एसटी रैंक। ठीक उसी तरह 2019 से जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिशन होने हैं उनके लिए एक नया प्रावधान तैयार किया गया है। उनके लिए EWS रैंकिंग तैयार की जाती है। EWS रैंकिंग का मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ये रैंक उनकी रैंक होती है और यह रैंक जो है जनरल कैटेगरी से अलग होती है। जनरल का मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन EWS कैटेगरी वालों को 10% का आरक्षण मिलता है। तो फिलहाल ये शर्त है। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। कोई भी सवाल हैं छोड़ जाइए कमेंट बॉक्स में, हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने का। फिलहाल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।